हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट जो कि क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का सेकंड लास्ट चैप्टर है, इसको पूरा का पूरा वन शॉट में खत्म करेंगे। चैप्टर थोड़ा सा प्रैक्टिकल है तो आसानी से तुम्हें समझ आएगा। अगर आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से देखोगे ना, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूं कि इस वीडियो के एंड होने तक आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा। 1 घंटा 5-7 मिनट लग सकता है इस चैप्टर को खत्म करने में, तो बीच में स्किप मत करना, अदरवाइज आप 2 पार्ट में इसको देख लेना। लेकिन मैं यहाँ पे वन शॉट में आज इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म करा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक अच्छे से कराऊंगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट, अभी हम पहले 3 चीज के बारे में समझेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मार्केट क्या होता है, फिर मार्केटिंग पढ़ेंगे, फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे। कोई भी वो प्लेस जहां पे बायर सेलर इकट्ठा होते हैं और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जाती है और बदले में आपको मनी या अदर देन मनी आपको दिया जाता है, उस प्लेस को बोलते हैं मार्केट। मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर मेट एंड कंडक्ट बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी। तो मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग एक प्रोसेस है। मार्केटिंग क्या है क्लास? मार्केट करने का एक प्रोसेस है वेयर बाई पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और समथिंग वैल्यू टू देम। मनी या फिर क्लास कैश या अदर देन कैश भी हो सकता है। तो जी जो पूरा का पूरा प्रोसेस किया जा रहा है, मार्केट तो वो प्लेस है और जहां पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, उस काम को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मार्केटिंग बोलते हैं। और जगह को बोलते हैं मार्केट, उस प्रोसेस को बोलते हैं मार्केटिंग। और मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू मार्केट। मार्केट के रिगार्डिंग जितनी भी एक्टिविटीज मार्केट में होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज जो भी तुम दिमाग में सोच सकते हो, सर मार्केट में ये चीज होता है, उन सबको मैनेज करना ही मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है। मार्केटर कौन होता है? मार्केटर रेफर्स टू एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है जो एक्टिवली पार्ट लेता है एक्सचेंज के प्रोसेस में। यानी कुल मिला के जो सामान को बेच रहा है या जो एक्टिवली पार्ट ले रहा है किसी भी काम को करने के लिए, सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सामान को सेल्स करने के लिए, एडवर्टाइजिंग करने के लिए, रिटेलर, होलसेलर, उन सबको क्या कह सकते हो क्लास आप? मार्केटर कह सकते हो। जो भी मार्केटिंग के अंदर एक्टिवली एंगेज है, दे आर कॉल्ड मार्केटर। अच्छा, किन चीजों की मार्केटिंग की जा सकती है? व्हाट कैन बी मार्केटेड? तो बहुत सारे चीजें हैं। फिजिकल प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? डीवीडी प्लेयर, मोटरसाइकिल, आईपॉड, सेल फोन, फुटवेयर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एसी, ये सब फिजिकल प्रोडक्ट है। सर्विसेज की मार्केटिंग भी की जा सकती है। इंश्योरेंस सर्विस, हेल्थ केयर सर्विसेज, बिजनेस बीपीओ, सिक्योरिटी सर्विसेज, इजी बिल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, कंप्यूटर एजुकेशन, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, इन सब की भी मार्केटिंग की जा सकती है। ये तो फिजिकल हो गए, ये हो गए क्लास सर्विसेज। आइडियाज की मार्केटिंग की जा सकती है। पोलियो वैक्सीनेशन, हेल्पेज, और अगला है क्लास फैमिली प्लानिंग, डोनेशन ऑफ ब्लड, है ना, जैसे 2 बूंद जिंदगी की, तो ये सब चीज किसका एग्जांपल है? आइडियाज का। डोनेशन ऑफ मनी फॉर फ्लैग डे, यानी नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, ये सब चीज की मार्केटिंग की जा सकती है। पर्सन्स, इंसानों की मार्केटिंग की जा सकती है ना। इंसान खड़े होते हैं ना चुनाव में हाथ जोड़ के, तो इंसानों की मार्केटिंग भी की जा सकती है कि भाई इसको वोट दे। अगला है क्लास प्लेस, जगह की मार्केटिंग की जा सकता है। विजिट आगरा, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, सिटी ऑफ लव। उदयपुर, द सिटी ऑफ लेक्स। मैसूर, द सिटी ऑफ गार्डन्स। व्हेन क्लास ओडिशा सेलिब्रेट्स 11 द गॉड जॉइन इन, इसको बोलते हैं प्लेस। एक्सपीरियंसेस लाइक थिएटर, कस्टमाइज एक्सपीरियंसेस आर डिनर विद अ क्रिकेटर, है ना, लाइक धोनी, लंच विद अ सेलिब्रिटी लाइक बिल गेट्स, है ना, ऐश्वर्या राय, ये राय। और क्लास एक्सपीरियंस ऑफ बलून राइडिंग, माउंटेनियरिंग, ये सब भी क्या है क्लास? एक्सपीरियंस है। आप मॉल वगैरह में जाते हो, अलग अलग एक्सपीरियंशियल गेम्स होते हैं जहां पे आप एक्सपीरियंस लेते हो, राइड्स लेते हो। प्रॉपर्टीज की भी हो सकती है। इंटेंजिबल राइट्स ऑफ ओनरशिप, रियल स्टेट, इन फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, शेयर्स, डिबेंचर, इनकी भी मार्केटिंग की जा सकती है। इवेंट्स की मार्केटिंग की जा सकती है। स्पोर्ट्स इवेंट, दिलजीत का जो क्लास कॉन्सर्ट होता है क्लास, या फिर और भी बहुत सारे अलग अलग जो है कंसर्ट होते हैं, अलग अलग कॉमेडियंस होते हैं, अलग अलग मैजिशियंस होते हैं, अलग अलग क्लास सिंगर्स होते हैं, है ना, कोल्ड प्ले वगैरह। अगला है क्लास इंफॉर्मेशन, प्रोडक्शन, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की इंफॉर्मेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगता है, या फिर दूसरी कंट्री में जाने के लिए वीजा रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशंस फॉर बूस्टिंग देयर पब्लिक इमेज, अपनी इमेज को, कंपनी अपनी इमेज को बेहतर बनाने के लिए क्लास अपने कंपनी का भी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का भी मार्केटिंग करवाती है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनकी मार्केटिंग की जाती है। अब नेक्स्ट है
मार्केट में फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के अंदर 4 फीचर्स है। सबसे पहला है नीड एंड वांट। जब भी मार्केटिंग की जाएगी ये जरूर देखा जाएगा कि यार कस्टमर की नीड क्या है और वांट क्या है। नीड का मतलब नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जो जीवन जीने के लिए जरूरी है उसको बोलते हैं नीड्स। और वांट बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन परचेजिंग पावर, लाइक प्यास लगी है, पानी पीना है, तो ये आपका क्या हो गया, नीड हो गया। लेकिन क्लास अगर आपको जूस पीना है तो ये क्या हो गया क्लास, आपका वांट। परचेजिंग पावर यानी पैसा जहां इन्वॉल्व होता है उसको वांट बोलते हैं। दूसरा है कस्टमर वैल्यू। तो मार्केटिंग सबसे पहला ख्याल रखता है कि कस्टमर की नीड क्या है, वांट क्या है। दूसरा कस्टमर वैल्यू, सीधी सीधी बात है, आपका जो प्रोडक्ट है वो क्यों खरीदे कस्टमर, जबकि मार्केट में ऑलरेडी ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो कुछ ना कुछ वैल्यू आपको देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ क्लास आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा औरों से, कुछ ना कुछ यूटिलिटी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि कस्टमर आप ही का प्रोडक्ट खरीदे। तीसरा है क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग। ये मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करता है, यानी कि वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट क्लास आपको मिलता है। आप अगर एसी खरीदने जाओगे तो वेराइटी ऑफ एसीज मिलती हैं, गाड़ी खरीदने जाओगे तो अलग अलग कलर की, अलग अलग वेरिएंट की, लोअर एंड मॉडल क्लास, मिडिल मॉडल या टॉप मॉडल, है ना। तो इस तरीके से ताकि हर एक टाइप का जो ग्राहक है ना उसे अफोर्ड कर सके। एक गाड़ी शुरू होती है क्लास मान लो 10 लाख से, तो आगे चल के 20 लाख तक जाएगी। तो बेस मॉडल 10 लाख और टॉप मॉडल 20 लाख, और टीवी में जो ऐड करेंगे ना, जो फीचर्स दिखाएंगे वो 20 लाख वाले दिखाएंगे। रेट क्या बताएंगे, 10 लाख से शुरू। तो आप जाओगे सोचोगे 10 लाख का है, इतने सारे फीचर्स, फिर आपको पता चलेगा यार ये फीचर 10 लाख वाले में नहीं है, ये तो 12 लाख वाले में, ये 18 लाख वाले में, और ये फीचर 20 लाख वाले में है। तो फंस गए ना आप। तो वो इस तरीके से मार्केटिंग टैक्टिक्स जो हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो मार्केट ऑफरिंग मतलब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, वैरायटी ऑफ कलर, हर टाइप की कस्टमर को एंगेज करने के लिए। जैसे आईफोन आता है ना, तो सबसे 2 कैमरा वाला आईफोन आता है, उसके बाद 3 कैमरा वाला आईफोन आता है, फिर 3 के बाद एक बड़ा आईफोन आता है उसमें भी 3 कैमरा ऐसा रहता है। तो ये एक तरीके से क्या, हर एक कैटेगरी जिनका जैसा बजट है उस हिसाब के लोगों को केटर करने के लिए होता है। एक्सचेंज मैकेनिज्म, मार्केटिंग ऑब्वियसली क्या क्लासिक एक्सचेंज मैकेनिज्म है जहां पे हम लोग पैसे देते हैं, सामान खरीदते हैं। तो मार्केटिंग के अंदर 2 लोगों का होना बहुत जरूरी ताकि एक्सचेंज हो सके और बदले में क्या, पैसा या फिर कुछ और उनको मिले। तो ये रहा क्लास नीड एंड वांट हो गया, क्रिएट मार्केट ऑफरिंग, कस्टमर वैल्यू, मार्केटिंग ऐड कस्टमर वैल्यू सो दैट द कस्टमर इज रेडी टू पे द प्राइस। व्हाई अ कस्टमर चूज योर प्रोडक्ट एट अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, यू मस्ट ऐड सम वैल्यू। एक्सचेंज मैकेनिज्म के अंदर 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला 2 पार्टीज का होना बहुत जरूरी है एक्सचेंज करने के लिए। वन इज बायर, सेकंड पार्टी इज सेलर। बोथ पार्टी के पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो एक दूसरे के लिए वो वैल्यूएबल लगे। लाइक तुम्हारे पास रखा हुआ सामान मेरे लिए वैल्यूएबल है और मेरे पास रखा हुआ पैसा भी तुम्हारे लिए वैल्यूएबल है। दोनों पार्टी का फ्री कंसेंट होना चाहिए। एक्सचेंज के लिए क्लास कोई जोर जबरदस्ती, कोई गन पॉइंट पे एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। मैं फ्रीली खुशी खुशी आपको सामान बेचना चाहता हूं और आप फ्रीली खुशी खुशी मेरा सामान खरीदना चाहते हो। और हर पार्टी कैपेबल है कम्युनिकेशन और डिलीवरी के लिए। हर पार्टी इस लायक है कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके और डिलीवरी कर सके। डिलीवरी का सिंपल सा मतलब क्या है कि मैं वो चीज आपको बोल रहा हूं बेचने के लिए जो मैं वाकई आपको दे सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं चांद तारे तुम्हारे लिए तोड़ लाऊंगा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, डिलीवरी वहां पे पॉसिबल नहीं है, राइट। चलो, तो ये फर्स्ट पार्ट था जहां पे हमने बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े। अब यहां से एक सवाल, मतलब मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं कि इन पांचों में से एक चीज पूछा जा सकता है और थ्रू केस स्टडी पूछा जा सकता है। यह है मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफी। मार्केटिंग करने के लिए अलग अलग लोगों की अलग अलग फिलॉसफीज, अलग अलग धारणाएं बनी हुई हैं। पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, दूसरा है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, तीसरा सेलिंग कॉन्सेप्ट, चौथा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और फिफ्थ है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये क्या है कि करे कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहला इसके अंदर है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। जो लोग इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं वो बिलीव करते हैं किसी भी सामान को अगर आपने बेचना है इजीली तो वो सामान सस्ता होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। घड़ी, फेना ही लेना, लक्स, टाटा सॉल्ट इजीली अवेलेबल है, जहां जाओगे आपको मिल जाएगा, रूरल एरिया में भी आपको मिल जाएगा और सस्ता मिल जाएगा। पार्ले जी, तो इनको बेचना आसान है। तो कंपनी सोचती है जो हम सामान बनाएं उसका आउटपुट ज्यादा बनाएं और कॉस्ट कम करें। कॉस्ट कम करेंगे सस्ता होगा, आउटपुट ज्यादा बनाएंगे तो हर जगह मार्केट में अवेलेबल होगा। कोई ये नहीं कहेगा जी खत्म हो गया, नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं मिलता है, ऐसी चीजें नहीं होंगी। तो उसके लिए क्लास कस्टमर हमेशा रेडी रहेगा। बट जरूरी नहीं है, अगर एक ही ये जरूरी होता कि हाँ जी हर कोई सस्ता ही ढूंढता है तो फिर भैया एक ही कॉन्सेप्ट होता, 5 कॉन्सेप्ट नहीं होते। तो कुछ ऐसे कस्टमर भी होते हैं जो हमेशा सस्ता नहीं ढूंढते। सेकंड इज ये सस्ता और इजीली अवेलेबल।
प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो ये वो फिलॉसफी है जो बिलीव करता है सामान हाई क्वालिटी का होना चाहिए, लेकिन क्लास उसके भी डीमेरिट्स है। जरूरी नहीं है कि हमेशा इंसान हाई क्वालिटी का खरीदे, जब जरूरत होगी तभी वो खरीदेगा, अदरवाइज नहीं खरीदेगा। तो हाई क्वालिटी तभी खरीदता है जब इंसान को बहुत ज्यादा नीड होती है, तो वो भैया उसको हाई क्वालिटी का खरीदेगा, अदरवाइज नहीं। थर्ड इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। ये फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, सस्ता इजीली अवेलेबल, और यहाँ पे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के अंदर वेराइटी ऑफ फीचर्स दो, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दो। सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि हम सेल करेंगे बाय हुक और क्रुक, किसी भी तरीके से अग्रेसिव सेलिंग टेक्निक, प्रमोशनल एफर्ट्स को डालेंगे और सेल करेंगे। यहां सेलर बिलीव करता है मैं कुछ भी बेच सकता हूं प्रचार करा के, जो भी इन्होंने बनाया ना ये उसको बेच देंगे एडवर्टाइजमेंट करा के, अलग अलग ऑफर्स दे के, प्रमोशन टूल यूज करके अलग अलग तरीके से ये सेल्स को कर देंगे। और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है क्लास, इट फोकस ऑन नीड ऑफ कस्टमर। मार्केटिंग जो मार्केटिंग फिलॉसफी है वो कहता है कि भैया हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। तो कस्टमर की नीड को देखते हुए हम लोग क्या क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे और ऑप्टिमम प्रॉफिट्स पे काम करेंगे। मतलब इतना प्रॉफिट कि हम आराम से सर्वाइव कर सके, और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी जरूरी है। ये सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। देखो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि कस्टमर की नीड और वांट को देखते हुए हम काम करेंगे, जो कस्टमर की जरूरत है उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। लेकिन सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि कस्टमर की जरूरत को इतना फॉलो भी नहीं करेंगे कि आंख बंद करके जो कस्टमर मांगेगा वो बना के दे देंगे। हम ये भी देखेंगे कि वो सामान सोसाइटी के लिए सही है कि नहीं, हमारे समाज पे उस सामान को प्रोडक्शन करने से हमारे समाज पे कोई गलत इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा, हम वो चीज चेक करेंगे। उसको बोलते हैं सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अ प्रोड्यूसर और मार्केटर मस्ट फॉलो द नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर बट शुड नॉट इग्नोर द सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। कंपनी शुड नॉट बाइंड क्लास blindly ये क्लास blindly follow the goal of customer satisfaction, this may leads to many societal और environmental problems। तो आंख बंद करके क्लास कस्टमर को इसको फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब कस्टमर की डिमांड को आंख बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए। अब कस्टमर बोलेगा मुझे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू, चरस, गांजा, अफीम ये चाहिए, तो क्या कस्टमर की नीड और डिमांड को देखते हुए उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम इसका प्रोडक्शन को बढ़ा दें? नहीं, क्योंकि ये समाज पे गलत इंपैक्ट डालेगा। तो आपको ये जरूर चेक करना है कि भैया कि समाज पे गलत इंपैक्ट तो नहीं डाल रहा। तो जहां पे सोसाइटी के बारे में बात हो वो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो, तो आई होप ये 5 की 5 फिलोसफीज आप लर्न करोगे, और कभी ना कभी क्लास आप उठा के देखोगे ना पेपर, PYQ हो आपके, या आपका जो हाफ ईयरली है आपका प्री बोर्ड जो होने वाला है, सब में क्लास इनसे क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। नाउ अब एक बहुत बड़ा टॉपिक है, 12 अलग अलग पॉइंट्स है इसके अंदर, वो है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। कहानी की तरह लाइन बाय लाइन कोशिश करना इसको याद कर सको, क्योंकि लाइन बाय लाइन करोगे ना तो फिर कड़ी से कड़ी जुड़ेंगे और आसान होगा आपको याद करना। देखो आपको अगर मान लो धंधे में उतरना है, बिजनेस करना है, कोई भी गुड्स हो, सर्विसेज हो, कोई भी काम करना है, जिस किसी भी चीज की मार्केटिंग करनी है, तो सबसे जो पहली चीज तुम्हारे दिमाग में क्या आएगी? अगर मैं बोलूं कि भी आपको कपड़ों का कारोबार या फिर शूज का या फिर क्लास कुछ भी अलग कोई गैजेट का है ना, कोई पार्ट्स का आपको धंधा करना है, बिजनेस करना है, स्टार्ट करना है, सबसे पहले जो काम करोगे आप वो करोगे गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन। इसको बोलते हैं मार्केट रिसर्च, कि मार्केट में कितने कितने और कस्टमर्स हैं, हम लोगों की स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमारे पास है अगर हम इस बिजनेस में एंटर करते हैं, और क्या क्या थ्रेट्स है, यानी क्या क्या रुकावट है। इसको बोलते हैं SWOT एनालिसिस, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट। तो हियर इन द फर्स्ट स्टेप मार्केटर ट्राई गैदरिंग, वो ट्राई करता है टू गैदरिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मार्केट, टू कंडक्ट मार्केट रिसर्च। द मार्केटर परफॉर्म SWOT एनालिसिस, मार्केट ये एनालिसिस को परफॉर्म करता है। सबसे पहला काम यही है कि मार्केट के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। लाइक मैं भी अगर कोई क्लास कोई काम चालू करूंगा तो मैं चीज़ देखूंगा भैया कि ऑलरेडी इस बिजनेस को कितने लोग कर रहे हैं, उनके पास क्या कस्टमर बेस है, और आसपास के एरिया में लोग कितना कमाते हैं, मैं किस प्रोडक्ट में प्राइस लॉन्च करूंगा तो कॉम्पिटिटिव रहेगा। ये सारी की सारी चीज़ें मुझे पहले सोचनी पड़ेंगी, तब जाके काम करना है। फिर करेंगे मार्केट की प्लानिंग। जब क्लास आप रिसर्च कर लोगे ना तो आप प्लान करोगे, यानी कि क्लास पूरा कि भाई अब मैं
प्रोडक्शन कैसे करूंगा, सेल्स कैसे बढ़ाऊंगा, ये सब मुझे सोचना है, एक एडवांस में प्लानिंग करनी है. आफ्टर कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च, द मार्केटर हैज टू प्लान द स्टेप्स necessary to achieve the marketing objective. Under market planning, if company want to increase sales by 20%, then company shall expand its scale, equipment, machineries and hire more and more employee to achieve the target. अगर आप 20% टारगेट अचीव करना चाहते हो तो उस हिसाब से क्लास आपको बजट भी बढ़ाना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को भी ज्यादा हायर करना पड़ेगा. ये सारी की सारी चीजें क्लास क्या होती हैं मार्केट प्लानिंग के अंदर. तो सबसे पहला क्या किया आपने, मार्केट रिसर्च किया, सब कुछ पता किया, फिर आपने प्लान किया. कहानी की तरह लर्न करो कि अगर आप भी कोई सामान बना रहे हो, कोई बिजनेस बना रहे हो, तो पहले आप रिसर्च करोगे. आप मान लो केक अच्छा बनाते हो तो आप सोचोगे कि सबसे पहला काम कि मार्केट में और कितने लोग केक बनाते हैं, है ना, यहाँ के लोग केक काटते भी हैं कि नहीं काटते, कितने लोग कैसा कमाते हैं, कितने टाइप का केक अफोर्ड कर पाएंगे, कॉम्पिटिटर कितने का केक बेच रहे हैं, ये सब सोचोगे. फिर आप प्लानिंग करोगे कि मुझे कितने रिसोर्सेज चाहिए, कितने पैसे चाहिए, कहाँ मैं अपना जो है खोलूंगा अपना दुकान, जो है वो शॉप कहाँ पे ओपन करूँ, ये सब चीज़, कौन से लाइसेंस मुझे लेने हैं, कितने एम्प्लॉय मुझे रखने हैं, कितना टारगेट है मेरा, ये सब चीज़ आपने प्लान कर लिया. फिर क्या करोगे, प्रोडक्ट को डिजाइन करोगे. आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो ना, उसका डिजाइनिंग तैयार करोगे, स्केच बनेगा एक तरीके से. अगर एप्लीकेशन है तो उसको डेवलपमेंट किया जाएगा, ऐप वगैरह को डेवलप किया जाता है, टेंजिबल चीजों का डिजाइन, गाड़ी वगैरह हो गया उनका डिजाइन किया जाएगा. तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट मींस डिसाइडिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड की क्या क्वालिटी होगा, क्या शेप होगा, क्या साइज होगा, डिजाइनिंग कैसी होगी, वेरिएंट कितने होंगे, पैकिंग कैसी की जाएगी, ये सारी चीजें क्लास कॉम्पिटिटर अपने बेटर कॉम्पिटिटर से बेटर बनाने की क्लास कंपनी कोशिश करती है. प्रोडक्ट डिजाइनिंग हो गया, डेवलपमेंट हो गया, फिर होगा स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. आप किस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे, आपकी कौन सी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है. चावल क्लास देखो अलग अलग आते हैं, सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं, अलग अलग तरीके से राइस आते हैं. तो आप किस टाइप का राइस जो है यूज करोगे, रॉ मटेरियल कैसा यूज करोगे, एक स्टैंडर्ड सेट करोगे आप. और उसके बाद उसको ग्रेडिंग करोगे. ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है क्लास, अलग अलग फीचर्स के बेसिस पे प्रोडक्ट को बांट देना. लाइक ब्रुक बॉन्ड की चाय आती है रेड लेवल येलो लेवल, तो ग्रेडिंग का मतलब क्या, क्वालिटी बेसिस पे प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, लो क्वालिटी है, थोड़ा सा हाई क्वालिटी है, उसको बोलते हैं ग्रेडिंग. So standardization means maintaining the quality standards to achieve uniformity in the product. It provide quality assurance and consistency to the consumer. क्वालिटी एश्योरेंस मिलता है और कस्टमर बार बार लेता है उसको. ग्रेडिंग का मतलब क्या है, क्लासिफाइंग द प्रोडक्ट ऑन सम बेसिस लाइक साइज, क्वालिटी. मार्केटर कैन चार्ज हाई प्राइस फॉर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट. ग्रेडिंग इज जनरली यूज टू एग्रीकल्चर. तो ग्रेडिंग आमतौर पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है ना, जैसे दाल हो गया, अलग अलग दाल 20 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, 200 रुपए किलो और 500 रुपए किलो भी आता है. उसी तरीके से ऑयल आता है 100 रुपए लीटर, 50 रुपए लीटर, 200 रुपए लीटर, 500, 1000, 1200, 1500, 2000 रुपए लीटर. तो ये सब ग्रेडिंग की जाती है आमतौर पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की. तो अलग अलग क्वालिटी के बेसिस पे प्रोडक्ट को बांट देना वो ग्रेडिंग हो गया, और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना वो हो गया स्टैंडर्डाइजेशन. फिर हो गया फंक्शन के अंदर, फिर आपका प्रोडक्ट बन गया, स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग हो गया. अब आप पैकेजिंग और लेबलिंग. पैकेजिंग मतलब प्रोडक्ट को कैसे पैकेट पूरा का पूरा पैक फॉर्म में लेके आओगे, और लेबल का मतलब ऊपर जो ये स्टिकर लगा होता है दैट इज कॉल्ड लेबल, है ना, लेबल जिसके अंदर लिखा रहता है इन्फॉर्मेशन. तो पैकेजिंग एंड लेबलिंग, द प्रोडक्ट इज ऑलवेज सप्लाई टू कस्टमर इन पैक फॉर्म. ऑब्वियसली कस्टमर को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो पैक फॉर्म के अंदर मिलेगा. इट रेफर्स टू डिजाइनिंग, पैकेट्स, रैपर, कार्टन एक्सेट्रा. अट्रैक्टिव पैकेजिंग लीड्स टू इंक्रीज सेल. अट्रैक्टिव पैकेजिंग होगी, सेल्स बढ़ेगी. हेंस पैकेजिंग इज कंसिडर अ साइलेंट सेल्समैन. इसीलिए पैकेजिंग को हम लोग एक साइलेंट सेल्समैन भी बोलते हैं. Labeling is the informative part of the packaging. Company can put various information related to the product or law related information. तो एक लेबल के अंदर बैच नंबर, MRP, हाउ टू यूज, है ना, बच्चों से इसको दूर रखें, इसके इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, इसको खाने से कैंसर होता है, ऐसी जो इंफॉर्मेशन है लॉ के रिगार्डिंग वो सारी की सारी क्लास उस डब्बे पे लिखी रहती है. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, लेबल. ओके. फिर आता है ब्रांडिंग. जब लेबल वगैरह बन जाएगा, अब हमें एक नाम सोचना पड़ेगा जिस नाम के थ्रू हम सामान को बेचेंगे. एक नेम होना चाहिए. आपका मोबाइल ऐप भी उसी नेम से बनेगा, वेबसाइट भी उसी नेम से बनेगा, आपके कपड़े पे लोगो भी उसी नेम का होगा, आपके सर्टिफिकेट्स पे, आपके क्लास इनवॉइस पे, बिल्स पे, है ना, हर जगह वो नेम, वो लोगो, वो ब्रांड यूज किया जाएगा. दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग. अ कंपनी कैन इजीली सोल्ड देयर प्रोडक्ट थ्रू अ ब्रांड नेम. एक नाम डिसाइड किया जाएगा, उसके थ्रू बेचा जाएगा. कंपनी डिसाइड अ ब्रांड नेम विच ग्रैब कस्टमर अटेंशन. तो नाम ऐसा हो जो कस्टमर का ध्यान खींचे, जिसको लेने में कस्टमर को शान फील हो. एप्पल, राइट. लॉयलिटी और कंसिस्टेंसी, जहां पे कस्टमर क्लास लॉयल रहे उस प्रोडक्ट के लिए, उस प्रोडक्ट का ही रेफरेंस दे, उस प्रोडक्ट को यूज करे और बार बार उसी प्रोडक्ट को खरीदे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखे. ठीक है.
फिर सेवेंथ है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। कस्टमर सपोर्ट सर्विस का मतलब क्या है क्लास, आपको पता है कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज मस्ट। कंपनी ट्राई टू सपोर्ट कस्टमर। जो टोल फ्री नंबर होता है ना क्लास, आपने देखा होगा हर प्रोडक्ट, 1 रुपए के सेंटर फ्रूट के पीछे भी टोल फ्री नंबर और ईमेल लिखा रहता है कंप्लेन के लिए। तो वो क्या कर रहे हैं, कस्टमर को सुनने का मौका दे रहे हैं कि भैया हम आपको सर्विस दे रहे हैं, हम आपको कंप्लेन नंबर दे रहे हैं, ईमेल आईडी दे रहे हैं, पोस्टल एड्रेस दे रहे हैं, आपको इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई भी शिकायत है तो आप हम तक पहुंच सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। नेक्स्ट है आठवां, 8वें नंबर पे जाके द मोस्ट क्रूशियल, कंज्यूमर इज प्राइस सेंसिटिव। थोड़ा भी प्राइस बढ़ाओगे ना कस्टमर भाग जाएगा। सो प्राइस इज द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग। एज कस्टमर इज हाईली प्राइस सेंसिटिव, अ लिटिल वेरिएशन इन प्राइस में टेक योर कस्टमर अवे टू योर कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट। उसे दाल खरीदनी है, तुमने महंगी दी तो वो किसी और के यहाँ से दाल खरीद लेगा, तो दाल तो बिकेगा, तुम्हारा नहीं उसका बिकेगा। तो तुम्हें प्राइस को कुछ ऐसा रखना है ताकि क्लास कस्टमर बार बार आपसे खरीदे और वो किसी और से ना खरीदे। कॉम्पिटिटिव प्राइस में टफ कॉम्पिटिशन होता है इसके अंदर। फिर 9वें पॉइंट पे प्रमोशन और सेलिंग। टू इंक्रीज द सेल सेल ऑफ प्रोड्यूस गुड्स इट मस्ट प्रमोटेड सेलर यूज वेरियस। तो बस प्रमोट किया जाएगा तो सेलर बहुत सारे टेक्निक को यूज करता है सेल्स को प्रमोट करने के लिए। बहुत सारे अलग अलग टेक्निक जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। वो ऑनलाइन उसको सेल्स को प्रमोट कर सकता है, बोर्ड होर्डिंग लगा के सेल्स को प्रमोट कर सकता है, किसी क्लास पर्सन से उसकी एडवर्टाइजिंग करा सकता है, किसी सेलिब्रिटी से। बहुत सारे तरीके हैं प्रमोशंस और सेलिंग करने के। यानी कि उस प्रोडक्ट को प्रमोट करो अलग अलग जगह, और प्लस सेल्स की अलग अलग टेक्निक है। प्रमोशन के अंदर आगे कि आपने कपिल शर्मा शो में उसका ऐड करा दिया प्रमोशन का, और सेलिंग का मतलब क्या है, उसको डिस्काउंट वगैरह दे दिया आपने, आगे चल के प्रोडक्ट पे दुकान पे अपने लोग खरीदने लगे। 10th है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सामान एक जगह बनता है लेकिन अलग अलग जगह क्लास वो जाता है। एज वी प्रोड्यूसर्स आर स्कैटर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, मार्केटिंग मैनेजर डिसाइड द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है, कैसे कस्टमर तक सामान को पहुंचाया जाएगा। बीच में होलसेलर होगा, रिटेलर होगा, है ना, कौन कौन लोग होगा, कितने चैनल के थ्रू, कितने रिटेलर होंगे, कितने होलसेलर्स होंगे, बीच में कितने मिडिल मैन होंगे जिनके थ्रू प्रोडक्ट फाइनल एंड कस्टमर तक पहुंचेगा। दिस इज कॉल्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगला है ट्रांसपोर्ट। प्रोडक्ट बनता एक जगह है लेकिन बिकता हजारों जगह है। तो इट रेफर्स टू रिमूव द गैप बिटवीन द प्रोडक्शन प्लेस एंड द कंजप्शन प्लेस। तो इनके बीच का गैप, रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स आर ट्रांसफर्ड इन डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द कंट्री। द मार्केटर कंपनीज जो है वो अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो रिटेलर कितने होंगे, मिडिलमैन कितने होंगे। ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या है कि आप हवाई यात्रा से ट्रांसपोर्ट करोगे, पानी से या रोड से, किस वे में आप ट्रांसपोर्ट करोगे ताकि हर एक कस्टमर तक सामान जो है वो पहुंच जाए। लास्ट है स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। सामान एक बार बनता है तो साल भर यूज होता है, और कुछ सामान ऐसा होता है जो साल भर यूज होता है, बनता एक बार है। कुछ सामान ऐसा बनता है जो साल भर बनता रहता है, यूज एक बार में होता है। तो जैसे दिवाली के टाइम पे क्लास जो पटाखे बिकते हैं तो वो साल भर बनेगा लेकिन यूज एक टाइम पे होगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्लास एक बार बनता है लेकिन यूज पूरे साल किया जाता है। सो ऐसी चीज़ों को स्टोर करने के लिए क्लास आपको वेयर हाउस चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए। गुड्स आर नॉट कंज्यूम इमीडिएटली when they are produced. There is a time gap between the production and consumption. So goods must be protected from moisture, insect, rodents, theft, etc. Few company use public warehouse. कुछ कुछ का तो public warehouse होता है, और कुछ कुछ कंपनी का खुद का warehouse होता है जो क्लास प्रोडक्ट को सेफ रखते हैं ताकि क्लास मॉइस्चर से बचा सके, चूहों से बचा सके, अलग अलग तरीके के कीड़े मकोड़ों से उसको बचाया जा सके। उसको स्टोर करके रखते हैं और जब जरूरत पड़ती है तब क्लास यहाँ से निकाल के सामान को दुकानों में भेजा जाता है। So these 12 are the फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे यार इन फंक्शंस को एक बार रिकॉल जरूर करना और कॉपी पे लिख लिख के 12 के 12 फंक्शन को कहानी की तरह याद करना। सोचो मार्केटिंग कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, और ये सब ग्रेजुएशन में ना मार्केटिंग की ही एक अलग किताब है पूरी की पूरी मार्केटिंग के ऊपर, समझ रहे हो। अच्छा, नेक्स्ट है मार्केटिंग मिक्स। फिलिप कोटलर ने क्लास मार्केटिंग मिक्स का डेफिनेशन दिया। मार्केटिंग मिक्स are the set of marketing tools that firm use to pursue its marketing objective in the target market. तो मार्केटिंग मिक्स क्या है, बहुत सारे टूल्स का एक सेट है जिनको यूज करके मार्केटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जाता है। अब मार्केटिंग मिक्स में क्लास अलग अलग तरह के 4 P's होते हैं। मैकार्थी ने इसके 4 P दिया था, 4 P, P फॉर प्लेस, P फॉर प्रोडक्ट, P फॉर प्रमोशन, P फॉर
प्राइस। और एक और आखिरी पी आएगा, फिफ्थ पी, इसको बाद अलग से बोलते हैं उस पी को। जैसे मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है बट फिर भी कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना, उसी तरीके से क्लास यहाँ 4 पीस तो दिया है, लेकिन इनके अलावा भी क्लास एक और पी हम पढ़ेंगे लास्ट में, वो है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन, फिफ्थ पी। तो 4 पी में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला जो पी है वो है प्रोडक्ट, पी फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मिक्स। देखो प्रोडक्ट मिक्स किसे कहते हैं? इट रेफर्स टू ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाएंगे उनको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। इट रेफर्स टू ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटिंग टू अ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? प्रोडक्ट मिक्स। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो है प्रोडक्ट मिक्स के वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ब्रांडिंग, दूसरा है पैकेजिंग और तीसरा है क्लास लेबलिंग। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग, राइट? ब्रांडिंग क्या होता है? अ ब्रांड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट को पहचानते हैं हम उसके ब्रांड से। देखो क्लास, बर्गर किंग हो गया क्लास, ठीक है, CNN हो गया, कोका कोला, फेडेक्स, BBC, मैकडॉनल्ड, BMW, मर्सिडीज, गूगल, स्टारबक्स हो गया, है ना, एडिडास हो गया, नाइके, रिबॉक, ये सब क्या है? ब्रांड। इससे हम प्रोडक्ट को पहचानते हैं। एप्पल भी हो गया, सैमसंग हो गया। अब ब्रांड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ नेम, ठीक है, इट कैन बी फॉर्म ऑफ सिंबल, डिजाइन एक्सेट्रा। ब्रांड हेल्प्स इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ब्रांड मदद करता है प्रोडक्ट को अलग बनाने के लिए और अलग अलग प्राइस भी चार्ज करने के लिए। ब्रांड इवन एडवर्टाइजिंग में भी हेल्प करता है और ब्रांड की वजह से आप कोई भी नया प्रोडक्ट आसानी से लॉन्च कर सकते हो। कल को बर्गर किंग जो पराठे बना के भी बेचेगा तो वो भी आसानी से चलेगा। क्यों? क्योंकि क्लास उसको पता है कि वो सेम फील्ड में है और आराम से ब्रांड नेम हो चुका है, लोग जानते हैं बर्गर किंग को, मैकडॉनल्ड्स को, तो कुछ नई चीज लेके आएगा तो वो बिकेगा आराम से, आसानी होगी। ब्रांडिंग इज नॉट ओनली डन टू आइडेंटिफाई द सेलर और प्रोड्यूसर बट ऑल्सो टू मेक योर प्रोडक्ट सुपीरियर। ब्रांडिंग आपके प्रोडक्ट को सुपीरियर बनाता है कॉम्पिटिटर से और कस्टमर को अच्छा फील होता है जब वो क्लास ब्रांडेड प्रोडक्ट को यूज करता है ना, एक स्टेटस सिंबल मिलता है। तो आपने देखा होगा आईफोन वाले जो है वो थोड़ा बहुत फ़ोन को, मतलब ऐसा हर किसी के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन आपने देखा होगा कई जगह वो रिंगटोन पे ही रखते हैं। जो आईफोन वाले होते हैं ना, उनका रिंग बजेगा ताकि पता चले भैया कि आईफोन बज रहा है, और वो आईफोन को सामने ऐसे ऊपर रखेंगे ताकि वो कैमरा वैमरा दिखे और अपना निकाल के ऐसे हाँ हेलो 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 इस तरीके से। तो जोक से पार्ट, किसी के पास हो तो बुरा मत मानना, ठीक है, सबके पास, बहुत लोगों के पास होता है आजकल, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं। एक स्टेटस सिंबल, उनको लगता है कि हाँ यार फोन निकालने में ना शर्म नहीं आती, लगता है कि हाँ एक सुपीरियर प्रोडक्ट है, राइट? एक आप BMW से आप उतरोगे ना, थोड़ा चौड़ के उतरता है आदमी कि हाँ यार लगता है कि हाँ भैया मैं 50 लाख 1 करोड़ की गाड़ी से उतर रहा हूँ। तो वो एक फीलिंग आती है ना, एक ब्रांडेड। नॉर्मल घड़ी किसी ने पहनी, रोलेक्स की घड़ी किसी ने पहनी है तो लगता है कि हाँ यार एक घड़ी हमने पहनी है जो 20 लाख की, तो उसको लगता है दिखेगा, है ना, फील कराएगा। वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू ब्रांड। ब्रांड के अलग अलग टर्म है क्लास, जैसे ब्रांड नेम। नेम मतलब जो बोला जा सकता है, डेटॉल, सर्फ, नाइके। ब्रांड मार्क जिसको क्लास पहचाना जाता है, मर्सिडीज का स्टार का है, राइट स्टिक हो गया क्लास, या फिर ये बॉल जो है रेड ब्लू बॉल जो है पेप्सी का जो है ब्रांड मार्क है एक तरीके से। और ट्रेडमार्क क्या होता है? किसी भी ब्रांड को जो लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता है कि वो किसी कॉपी ना करे। वॉक्सवैगन हो गया, पेप्सी हो गया, तो ऐसा एक ट्रेडमार्क होता है ताकि आपके नाम की कोई कॉपी ना कर सके, आपके नाम से कोई बिजनेस ना कर सके, ठीक है। तो उसका एक लीगल प्रोटेक्शन लिया जाता है ब्रांड का, दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। कोई भी कल को आप भी अपना बिजनेस करोगे, ब्रांड नेम बनाओगे कि यार मैं इस नाम से बिजनेस करूं, तो ब्रांड नेम कैसा रखोगे? कई लोग तो ब्रांड नेम खुद के नाम से रख लेते हैं, ठीक है, ये भी खुद के नाम से उस प्रोडक्ट को जो है वो बेचते चले जा रहे हैं, और कई लोग कुछ अलग नाम रखते हैं। तो आप कोई भी ब्रांड नेम रख रहे हो तो ब्रांड नेम को रखने से पहले तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो सबसे पहला, ब्रांड नेम शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए, ज्यादा बड़ा मत रखो, छोटा रखो, आसान रखो। हालांकि एक्सेप्शन जरूर है, कुछ ब्रांड नेम ऐसे होंगे जो बहुत बड़े होंगे और बहुत पॉपुलर होंगे, बट दे आर एक्सेप्शन। बट इन जनरल तुमको छोटा और सिंपल रखना चाहिए, तो इजीली आप जो है बोल सको।
इजी टू प्रोनाउंस, यानी कस्टमर को शाय फील नहीं होना चाहिए, कस्टमर प्राउड फील करे, प्रोनाउंसिएशन उसका कर सके, मतलब प्रोनाउंसिएशन कर सके उसका, ऐसा ना लगे कि यार कि भाई मैं बोल ही नहीं पा रहा या मुझे शर्म आ रही है बोलने में, स्पेलिंग नहीं आ रही। ब्रांड नेम शुड बी सजेस्टिव इन नेचर, सजेस्टिव रहे तो अच्छा है, सजेशन दे कि यार वो किस चीज का है। सो उजाला नाम से लगता है 4 बूंदों वाला उजाला, कि भाई कपड़े को चमका देगा। हेयर एंड केयर हो गया, हाजमोला हो गया जो डाइजेशन की बात करता है। तो पहचान होनी चाहिए, नाम कुछ रिकॉग्नाइज करे। दी ब्रांड नेम शुड बी यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव, ब्रांड नेम सबसे अलग होना चाहिए, कॉपी मत करो, सबसे अलग रखो। एरियल, टैड एक्सेट्रा। ब्रांड नेम शुड बी सिलेक्टेड आफ्टर कंसीडरिंग इट्स मीनिंग इन अदर लैंग्वेजेस। तो आप जो भी ब्रांड नेम रख रहे हो, लाइक आपने एरियल रखा, तो एरियल का मतलब देख लो कि यार फ्रेंच में कुछ और मतलब तो नहीं है क्लास, ठीक है, जापानीज में कुछ और मतलब तो नहीं है, आपने चेक करना है कि यार, या पुर्तगाल में कुछ और मतलब तो नहीं है इसका। तो कोई भी नाम रख रहे हो ना, अलग अलग कंट्री में, कल को आप बिजनेस करोगे तो आपका नाम अगर कुछ गंदा मतलब हुआ उस कंट्री में, तो उस कंट्री में लोग उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, ठीक है। जैसे नोवा कार थी हमारे यहाँ, जिसको हम लोग बोलते थे ना क्लास, सरकारी गाड़ियाँ जो होती थी, एम्बेसडर कार, तो उसका मतलब किसी और लैंग्वेज में मान लो डज नॉट गो है, उसका मतलब है जो जाता नहीं है। तो जो जो जाता नहीं है उसकी गाड़ी कौन खरीदेगा, कि गाड़ी का नाम क्या है जो भागता नहीं है, ठीक है, तो कौन उस चीज को खरीदेगा। तो आपने मतलब देखना है कि यार उसका मतलब क्या है अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो कोई गंदा लैंग्वेज, मतलब अलग लैंग्वेज में कुछ गंदा मीनिंग उसका नहीं होना चाहिए, वो आप चेक कर लेना अगर आप ऑल इंडिया लेवल पे, और सॉरी पूरे वर्ल्ड लेवल पे बिजनेस करना चाहते हो तो। ब्रांडिंग के बाद है पैकेजिंग। पैकेजिंग एक ऐसा एक्ट है जो प्रोडक्ट को डिजाइन करता है, प्रोडक्ट के कंटेनर को, रैपर को डिजाइन करेगा, और प्रोडक्ट हमेशा पैक फॉर्म में ही मिलेगा। कोक कोक जो है वो बोतल के अंदर आती है, सॉल्ट जो है वो पैकेट के अंदर आता है, ऑयल वो टीन के अंदर है, जार के अंदर मिलता है आपको। तो पैकेजिंग के 3 लेवल होते हैं। प्राइमरी पैकेजिंग, टूथपेस्ट के ट्यूब के अंदर जो इसके अंदर भरा गया टूथपेस्ट 100 ग्राम, ये प्राइमरी पैकेजिंग है। फिर इसको एक छोटे से कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर क्लास भरा गया, वो सेकेंडरी पैकेजिंग है। और ऐसे छोटे छोटे हजारों बॉक्स एक डब्बे के अंदर भरे गए, दूर दराज भेजने के लिए इकट्ठा, वो हो गया ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग, ठीक है। तो 3 तरह की पैकेजिंग है, आप ध्यान रखना। तो फंक्शन और जो प्राइमरी पैकेजिंग होते हैं वो इमीडिएट पैकेजिंग होती है। अगला है फीचर्स, फंक्शंस और इंपोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैकेजिंग और लेबलिंग के ना जो फंक्शन है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको याद करके चलना और आसान भी है। सबसे पहला जो है इसके अंदर अगर आप पॉइंट देखोगे, सबसे जो पहला फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन। इसी को डिटेल में आगे बता देता हूं, देखो प्रोटेक्शन। तो बेसिक फंक्शन क्या है पैकेजिंग का, कि जो भी प्रोडक्ट उसके अंदर रहे वो प्रोटेक्ट रहे, मॉइस्चर से, इंसेक्ट से डैमेज ना हो। एयर टाइट कंटेनर आते हैं क्लास, चिप्स वगैरह जो है वो गैस के साथ पैक होते हैं ताकि वो खराब ना हो कांटेक्ट में आके, एयर कांटेक्ट में आके। दूसरा आइडेंटिफिकेशन, पैकेट देख के आप दूर से पहचान सकते हो। कोक की बोतल और मिरिंडा की बोतल और एप्पी की बोतल आप दूर से देख के पहचान लोगे, रेडबुल को दूर से देख के उसकी पैकेजिंग से आप पहचान लोगे। तो आप ये आइडेंटिफिकेशन के काम भी आता है और प्रोटेक्शन तो आता ही आता है, आइडेंटिफाई करने का काम है। कन्वीनियंस, अगर पैकेट फॉर्म में है ना तो आप आसानी से उठाकर कहीं भी लेके जा सकते हो, है ना। तो पैकेट फॉर्म को लोग ज्यादा चूज करते हैं रेदर देन खुलवा के जो तुलवाते हैं ना पन्ने में बांध बूंद के, उससे बेहतर लोग पैकेट फॉर्म में लेते हैं कि जी हाँ आधा किलो को पूरा पैकेट ही उठा लो, तो वो इजी लगता है। आप रियली आप देखना कि जब जाते हो दुकान पे तो आप पैकेट वाला जो होता है ना उसको ज्यादा आसानी से, भले वो महंगा होता है थोड़ा सा, लेकिन आप उसको पिक करते हो। प्रोडक्ट इन पैक फॉर्म कैन बी हैंडलिंग इजीली, न्यू पेट बोतल ऑफ ड्रिंक, ये तो क्लास मैंने बता दिया। आप ट्रांसपोर्ट भी आसानी से कर सकते हो पैकेट वाले फॉर्म को, स्टोरेज, पैकेजिंग सब कुछ अच्छे से कर सकते हो। अगला है प्रमोशन। पैकेजिंग इज ऑल्सो कंसिडर एज सेल साइलेंट सेल्समैन। ध्यान रखना, पैकेजिंग को ना साइलेंट सेल्समैन मानते हैं, साइलेंटली सेल्स को बढ़ाता है। जैसे मैंने कहा कस्टमर पैकेट पैक वाले फॉर्म को ही उठाता है, और छोटे छोटे बच्चों का जो प्रोडक्ट आता है ना उसकी तो पैकेजिंग ऐसी होती है ना, बच्चे समझ जाते हैं ये हमारे लिए बना हुआ है, वो कहते हैं मुझको ये चाहिए। तो पैकेट इस तरीके से डिजाइन किया जाता है उसका। राइजिंग क्लास स्टैंडर्ड एंड हेल्थ सैनिटेशन, पैक फूड हमेशा थोड़ा सा सेफ माना जाता है क्योंकि वो एयर कांटेक्ट में नहीं है, कोई चूहा, कोई गंदा पानी, हवा, धूल मिट्टी नहीं लग रही उसके ऊपर, तो सेफ माना जाता है। अगला है सेल्फ सर्विस आउटलेट। पैकेजिंग की वजह से ही आज डिपार्टमेंटल स्टोर का बिजनेस चल पाया है। अगर आप जाते हो इजी डे, रिलायंस फ्रेश, तो डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर सब कुछ पैकेट फॉर्म में रखा होता है, राशन वगैरह सब कुछ, इवन सब्जियां, कटी हुई सब्जियां, फल फ्रूट सब कुछ आप उठाते हो पैकेट के अंदर डालते हो, कार्ट के अंदर डालते हो, उठाते हो कार्ट के अंदर डालते हो, उठाते हो कार्ट के अंदर डालते हो, जाते हो चेकआउट करते हो, सारा सामान पन्ने में बांध के ले जाते हो। कितना इजी प्रोसेस है, सब कुछ पैकेजिंग फॉर्मेट में वहां पड़ा रहता है, तो जिसकी वजह से जो सेल्फ सर्विस आउटलेट है जहां पे आप खुद खरीदते हो, और बाहर देशों में तो खुद ही पेमेंट करते हो अपने आप और फिर सामान ले आते हो, कोई खड़ा नहीं होता वहां पे। पर हमारे इंडिया में झोल हो जाएगा, है ना। अगर खुद पेमेंट करेंगे तो कोई पेमेंट ही नहीं करना चाहेगा, जिनके पास नहीं है वो भी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जो है वो भी उसको नहीं करना चाहेंगे।
तो वो कंट्री की क्लास जो है अलग अलग कंट्री का है। तो सेल्फ सर्विस आउटलेट तभी पॉसिबल है जब क्लास प्रोडक्ट पैकेट फॉर्म में हो। इस चिप्स के अंदर ये जो सारी इंफॉर्मेशन दी गई है ना, दिस इज कॉल्ड लेबलिंग, जो इंफॉर्मेटिव पार्ट होता है। Labeling means putting identification mark on the package. It provide name of the product, name of manufacturer, content, expiry, batch number, weight, MRP, etc. कोई legal warning है, वो सब लिखा रहता है labeling के अंदर। Functions क्या है labeling का? Describe the product and specify its content. Labeling प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है, एक्सपायरी डेट, एमआरपी, सारी चीजें। दूसरा जो फंक्शन है वो है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। लेबल के थ्रू भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लेबल के थ्रू। तो जो प्रोडक्ट का लेबल डिजाइन किया जाता है, जो कलर टाइप का होता है, पैकेजिंग का मतलब क्या है, उसको पैक कर दिया। अब ऊपर कलर कैसा किया जाएगा, डिजाइन कैसे दिया जाएगा, वो सब लेबलिंग का पार्ट है। तो ये कहीं ना कहीं सेल्स को इनहेंस भी करता है और प्रोडक्ट को दूर से आप पहचान भी, जैसे कैडबरी की चॉकलेट और किट कैट है, मिल्क की बार, वो दूर से देख के पहचान लोगे आप। हेल्प्स इन ग्रेडिंग, ब्रुक बॉन्ड की लेवल, रेड लेवल, येलो लेवल, ग्रीन लेवल, वो लेवलिंग है। आपने देखा होगा कि जो पार्ले जी आता है, एक नॉर्मल पार्ले जी आता है 5 रुपए का, एक पार्ले जी गोल्ड आता है। तो पार्ले जी गोल्ड एक रेड कलर की पैकेजिंग होती है, दूर से देख के पहचान लो, 10 रुपए का आता है। तो ग्रेडिंग कर दिया कि आप सस्ता चाहिए तो 5 रुपए वाला पार्ले जी लो, महंगा चाहिए 10 रुपए वाला पार्ले जी। अगला है प्रमोट सेल्स। एट्रैक्टिव एंड कलरफुल लेबल से सेल्स को भी प्रमोट किया जाता है। तो सेल्स प्रमोट पैकेजिंग भी करता है, सेल्स प्रमोट लेबलिंग भी करता है। अगला है इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। लेवल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लॉ। तो कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट है, लीगल वार्निंग है, जैसे सिगरेट के डब्बे पे स्मोकिंग किल्स लिखा रहता है, बैच नंबर, वॉल्यूम, वेट, एमआरपी, तो जो भी स्टैट्यूटरी वार्निंग है या जो भी लीगल रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो सब कुछ क्लास लेबल के अंदर लिखा रहता है। तो प्रोडक्ट मिक्स हमने पढ़ लिया। नाउ सेकंड इज प्राइस मिक्स, द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट जहां पे सेल्स बनती है एक्चुअली या बिगड़ती है, वो है आपका प्राइस मिक्स। इट रेफर्स टू ऑल द इंपोर्टेंट डिसीजन। देखो प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू ऑल द इंपोर्टेंट डिसीजन रिलेटिंग टू प्रोडक्ट, और प्राइस मिक्स रेफर्स टू ऑल द इंपोर्टेंट डिसीजंस रिलेटिंग टू फिक्सिंग द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। इट इज मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट। जो प्राइस मिक्स है वो मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट है। नो प्रोडक्ट कैन बी लॉन्च विदाउट अ प्राइस टैग। कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च होता है तो उसके साथ एक प्राइस टैग होता है और एटलीस्ट सम गाइडलाइंस फॉर द प्राइसिंग। सो प्राइसिंग ऑफन यूज ए रेगुलेटर ऑफ द डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट। तो किसी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी, डिमांड को बढ़ाना है या कम करना है, उसके लिए क्लास जो रेगुलेटर है वो प्राइस है। प्राइस सस्ता हो गया, अपने आप ग्राहकों की भीड़ लगेगी। तुम चाहते हो कि ग्राहक की भीड़ लगे, सामान सस्ता कर दो, और चाहते हो कि ग्राहक की भीड़ ना लगे तो सामान को महंगा कर दो। तो प्राइस इज कंसिडर्ड टू बी एन इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव वेपन। तो प्राइस को क्लास हम लोग कॉम्पिटिटिव वेपन, हथियार की तरह भी हम लोग इसको नाम देते हैं। अब हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस, आसान टॉपिक है बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मच इंपॉर्टेंट है। अब हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम रखें या ज्यादा रखें, इसको अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स केप्ट इन माइंड बिफोर फिक्सिंग द प्राइस। प्राइस को सेट करने से पहले कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर उसकी कॉस्ट ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसका जो सेल प्राइस है वो ज्यादा होगा, और कॉस्ट अगर कम है तो सेल प्राइस कम होगा। दूसरा एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन। मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है, तुम जैसे बहुत सारे सेलर्स और हैं, तो तुम प्राइस को कम रखोगे, ज्यादा रखोगे तो कोई आपसे क्यों लेगा, प्राइस कम रखोगे। और अगर कोई कंपटीशन ही नहीं है मार्केट में तो तुम प्राइस को क्या रखोगे, ज्यादा रखोगे। कस्टमर की जो डिमांड है और यूटिलिटी है, थर्ड पॉइंट है कस्टमर डिमांड और यूटिलिटी। कस्टमर की डिमांड ज्यादा है, यूटिलिटी ज्यादा है, तो प्राइस भी ज्यादा करोगे। लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, वो कस्टमर को बहुत यूजफुल रहेगा तो प्राइस बढ़ा दो। अभी सर्दियां चल रही हैं तो हीटर की डिमांड बहुत है, तो हीटर का प्राइस देखो आपको ज्यादा मिलेगा, और गर्मियों में एसी की डिमांड ज्यादा हो तो एसी का प्राइस जो है वो ज्यादा हो जाता है। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। कुछ सामान ऐसे होते हैं जिसका प्राइस सरकार रेगुलेट करती है, सरकार कहती है भाई ये चीज महंगी मत बेचो, एलपीजी हो गया, कुछ नेसेसरी दवाइयां हो गई, तो आपको क्लास उसका प्राइस कम करना है, ठीक है। और जहां पे सरकार का रोक टोक नहीं है, दारू सिगरेट, उसका प्राइस आप बढ़ा सकते हो।
मार्केटिंग मेथड यूज, कौन कौन से मार्केटिंग मेथड यूज कर रहे हो। इफ अ कंपनी इज यूजिंग इंटेंसिव एडवर्टाइजिंग, आप बहुत ज्यादा ऐड करा रहे हो तो ऑब्वियसली क्लास उसका कॉस्ट बढ़ेगा, आप प्राइस भी क्या होगा, बढ़ेगा। और आप ध्यान रखना, तो जो भी हाई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो उसका प्राइस क्लास बढ़ेगा, और वाइस वर्सा। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, देखो दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, किसी किसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सेल्स को बढ़ाना, किसी किसी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट को बढ़ाना। अगर आप प्रॉफिट बढ़ाना चाहोगे तो प्राइस बढ़ेगा, सेल्स बढ़ाना चाहोगे तो क्लास आप प्राइस कम रखोगे। इफ अ फर्म वांट्स टू कैप्चर बिग शेयर, आप चाहते हो कि सब लोग मेरा सामान यूज करें तो प्राइस सस्ता रखना पड़ेगा। आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट हर कोई यूज करे, ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिया में आपका प्रोडक्ट यूज करें, तो आपको प्राइस कम रखना पड़ेगा। तो कीप इट्स प्राइस लो सो दैट मोर एंड मोर पीपल अट्रैक्ट एंड परचेज योर प्रोडक्ट। तो फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि किसी कमोडिटी का प्राइस क्या होगा। तो प्राइस मिक्स के अंदर बस एक ही कॉन्सेप्ट था, वही कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट है, इसके अंदर लिमिटेड चीजें हमें पढ़ने सिलेबस के अंदर, वो है प्लेस मिक्स या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। पहला प्रोड्यूसर होगा, फिर प्रोड्यूसर के बाद आता है एजेंट। एजेंट सामान जाता है होलसेलर के पास। एजेंट स्टेट वाइज होता है कि हर स्टेट का एक एजेंट है। फिर होलसेलर, फिर होलसेलर से रिटेलर, और रिटेलर से कंज्यूमर। सामान कभी भी यहाँ से यहाँ डायरेक्टली नहीं जाता, बहुत रेयर है, कुछ कुछ ऐसे सामान जरूर होते हैं जो डायरेक्टली जाता है, इसको डायरेक्ट सेल बोलते हैं। लेकिन बाकी में ये सारे के सारे जो है वो मिडल मैन है, और ये मिडल मैन क्या करते हैं, सेल्स को करने में हेल्प करते हैं। दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। Place mix refers to all the important decision related to place या related to physical distribution. The decision is related to channel of distribution, कि channel of distribution क्या रहेगा, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स क्या होगा, है ना, जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, फिजिकल मूवमेंट जो है वो किस तरीके से होगा। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं, रेफर्स टू पीपल और मिडिल मैन हु हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। तो बीच में जितने लोग हैं ना उसी को बोलते हैं चैनल। तो ये ही है चैनल, बीच में जो तीन लोग हैं ना इसी को बोलते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग टाइप का होता है, जहां पे डायरेक्टली प्रोड्यूसर सामान दे रहा है कंज्यूमर को, उसको बोलते हैं डायरेक्ट चैनल। ठीक है, जीरो लेवल चैनल या डायरेक्ट चैनल। हियर प्रोडक्ट्स आर डायरेक्टली डिलीवर बाय द प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर, जैसे बाटा या यूरेका फॉर्ब्स, है ना, तो वो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूमर तक भेजता है, खुद ही भेजेगा, वो बीच में कोई मिडिलमैन नहीं रखता। मिडिलमैन जितने कम होंगे प्राइस उतना कम होगा, बीच में कोई और नहीं है, किसी और का प्रॉफिट नहीं है। कंपनी ने 100 का बनाया, कंपनी को 5 रुपये मुनाफा चाहिए, कंपनी इसको 105 का बेचेगी। लेकिन बीच में अगर होलसेलर होता तो होलसेलर भी अपना 5 रुपये मार्जिन ऐड करता, रिटेलर भी मान लो 3 रुपये ऐड करता, तो सामान जो है वो क्लास 113 का पड़ता कंज्यूमर को। तो जितने ज्यादा मिडिलमैन होंगे, तो आपने टीवी में देखा होगा टेली ब्रांड्स हो गया, ठीक है, होम शॉप 18 टीवी में जो आता रहता है ऐड वगैरह ना, तो वो सब लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, कंपनी से सामान कंज्यूमर घर भेजते हैं, तो वो सस्ता पड़ता है, बीच में मिडिलमैन नहीं होते। सेल्स कैन बी थ्रू इंटरनेट, टेलीशॉपिंग, थ्रू मेल ऑर्डर हाउस, तो बाई अपॉइंटिंग ए सेल्समैन, इस तरीके से सेल्स किया जाता है जीरो लेवल और डायरेक्ट लेवल चैनल में। और आमतौर पे जो कस्टमाइज प्रोडक्ट होते हैं जो आपने खुद अपने लिए बनवाया है, तो उनके लिए कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट सेल्स ही प्रेफर करती है। जो आपने सामान अपने हिसाब से बनवाया तो आपके घर पे चला जाएगा सामान वो। सेकेंड है इनडायरेक्ट लेवल। अब डायरेक्ट लेवल में कस्टमर टू मतलब फैक्ट्री ओनर यानी जो प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट में बीच में कोई ना कोई होगा। तो वन लेवल मतलब बीच में एक ही बंदा होगा, रिटेलर जिसको बोलते हैं। हियर ओनली वन मिडिल मैन अडॉप्टेड, ओनली वन मिडिल मैन अडॉप्टेड किया जाता है, और जो रिटेलर होता है, और आप इसको बेचते हो और रिटेलर इसको बेचता है। देखो रिटेलर है तभी आज हम एक ही दुकान से सारा सामान ले लेते हैं। अगर मुझे चाय चाहिए तो मैं टी फैक्ट्री के पास जाता, पहले टी प्रोड्यूसर के पास, फिर शुगर प्रोड्यूसर के पास, फिर मिल्क प्रोड्यूसर के पास। लेकिन आज रिटेलर है तो मुझे इसी दुकान पे जाता हूँ, तो मुझे चाय, दूध, पत्ती या फिर क्लास हर सामान, चीनी सब यहीं से मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो जो कार, एक्सपेंसिव वॉचेस, डायमंड होते हैं ना, ये लोग एक ही रखते हैं बीच में, इन जनरल रिटेलर। टू लेवल जहाँ पे दो क्लास होंगे मिडिल मैन, लाइक कंपनी से सामान आएगा होलसेलर के पास, होलसेलर सारा सामान इकट्ठा रखता है और फिर वो होलसेलर बेचेगा रिटेलर को, फिर रिटेलर बेचेगा कंज्यूमर को। तो दिस इज सॉल्ट हो गया, ग्रोसरीज हो गया, आमतौर पे ग्रोसरी वगैरह, सॉल्ट वगैरह, ये सब चीजें टू लेवल के अंदर आता है। थ्री लेवल जहां पे मैन्युफैक्चरर बेचेगा एजेंट को, एजेंट बेचेगा होलसेलर को, होलसेलर बेचेगा रिटेलर को, और फाइनली रिटेलर बेचेगा कंज्यूमर को। बीच में तीन मिडिल मैन है, इसको थ्री लेवल चैनल बोलते हैं। ठीक है, जैसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन, साउथ इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, नॉर्थ इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, तो वो हो गया एजेंट, फिर एजेंट बेचेगा होलसेलर को नॉर्थ इंडिया के, होलसेलर बेचेगा रिटेलर को।
तो पूरे नॉर्थ इंडिया का एक ही एजेंट होगा, है ना, एक ही एजेंट। तो एक ही हो सकता है, दो भी हो सकता है, क्या पता पूरे इंडिया का एक एजेंट हो, डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट। लेकिन बीच में 3 मिडिलमैन अगर हैं, उसको 3 लेवल चैनल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ये आखिरी टॉपिक है, और वो है डिसीजंस इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोनेंट्स इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। 4 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जिसमें सबसे पहला ऑर्डर प्रोसेसिंग। देखो यार, कोई भी इंसान क्या चाहता है कि जब मैं ऑर्डर दूं तो टाइमली मेरा ऑर्डर मुझे मिल जाए। आप डोमिनोज पे जाते हो, पिज्जा हट पे जाते हो, आप ऑर्डर देते हो, वो तुरंत अगर आपको दे दे जल्दी बना के, तो आपको अच्छा लगता है। या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, गाड़ी की बुकिंग करते हो, फोन की बुकिंग करते हो, जितनी जल्दी आपको मिल जाए उतना आपको अच्छा लगता है। तो सेलर को, प्रोड्यूसर को इस बात का ध्यान रखना है कि जो डिलीवरी देने का टाइम है ना, वो कम से कम हो। लेकिन उसको कम करने के चक्कर में इतना खर्चा ना आ जाए कि प्रोडक्ट की कॉस्ट ही बहुत ज्यादा बढ़ जाए, आपको वो भी चेक करना पड़ेगा, वो भी मैच करना पड़ेगा। ऑर्डर प्रोसेसिंग, इट रेफर्स टू ऑर्डर प्लेसमेंट टू सेल्समैन, order transmission by the salesman to company for production according to the specification of customer, and delivery of goods, late delivery may spoil the goodwill of business। late delivery नहीं होनी चाहिए। तो आपने कंपेयर करना है, देखो सीधी सी बात है, इस पूरे 4 के 4 पॉइंट में कंपेयर करना है। अगर मैं जल्दी डिलीवर करूंगा तो मेरा खर्चा कितना आएगा, और जल्दी डिलीवर करूंगा तो मेरी कस्टमर कितना सेटिस्फेक्शन होगा। तो दोनों में से जो आपको बेहतर लगे उसको आपने करना है, फिर बैलेंस लेके चलना है कि मेरा खर्चा भी ज्यादा ना हो, मेरा नुकसान भी ना हो, और कस्टमर खुश भी रहे। अगला है ट्रांसपोर्टेशन। इट मीन्स फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। It is important because unless the goods are physically made available, the sale cannot be completed। ठीक है। Mode of transportations are rail, air, road, pipeline, water transport। किसी भी तरीके से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। It added the value of product। तो आपने ये भी चेक करना है कि जो मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं उसका जो खर्चा है वो प्रोडक्ट कॉस्ट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, हाई नहीं जाना चाहिए। भाई मैं अलग अलग जगह प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करूंगा, कहीं रेल से, कहीं पाइपलाइन से, कहीं रोड के थ्रू, कहीं शिप के थ्रू, तो कॉस्ट आपको उसका भी चेक करना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि सामान को भेजने के लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा। असम से यूपी में चाय आ रही है, यूपी से गन्ना जा रहा है अरुणाचल प्रदेश तक, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए, तो उसको आपने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में चेक करना है। थर्ड चीज जो चेक करनी है वो है वेयर हाउसिंग। वॉट एवर इज प्रोड्यूस इज नॉट सोल्ड ऑफ इमीडिएटली। जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो तुरंत तो बिकेगा नहीं। देयरफॉर एवरी कंपनी नीड्स टू स्टोर द फिनिश गुड्स अंटिल दे आर सोल्ड इन द मार्केट। तो स्टोर करना पड़ेगा। तो इट इज नेसेसरी, बहुत नेसेसरी है क्लास। तो बहुत सारे क्रॉप है जिसका सीजनल प्रोडक्शन होता है बट साल भर डिमांड होता है, सो दैट दीज हैव टू स्टोर फॉर सप्लाइंग थ्रू आउट द ईयर। अब साल भर जो है उसको क्लास आपने डिमांड होता है, बनता है कि सीजन में, तो उसको स्टोर करना पड़ेगा कि साल भर हम उसकी डिमांड को पूरा कर सके। सम गुड्स आर प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर, कुछ पूरे साल बनते हैं लेकिन डिमांड किसी पर्टिकुलर सीजन में ही होती है। सो फर्म मस्ट कंपेयर द कॉस्ट इन्वॉल्व इन यूजिंग स्टोरेज। तो स्टोर करने में कितना खर्चा आएगा और क्लास उसका बेनिफिट कितना मिलेगा, उसको कंपेयर करना चाहिए। अगला है इन्वेंट्री। इट रेफर्स टू मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स एंड इट सप्लाई व्हेन एवर डिमांडेड। मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक, अगर आप स्टॉक को मेंटेन करोगे ना तो भी खर्चा आएगा। भैया अगर मैं अपनी दुकान में 50 लाख का माल ला के रखूंगा तो 50 लाख तो मेरा ब्लॉक हो गया, और दूसरे बंदे ने दुकान में 20 लाख रुपए रखा हुआ है, 20 लाख का माल रखा हुआ है, उसका 20 लाख रुपए ब्लॉक हुआ, तो मुझे अपनी दुकान के अंदर कितना माल ठूस के रखना है ताकि मेरा पैसा उतना ही ब्लॉक हो। मैं ज्यादा माल रख दूंगा, उसका एक्सपायरी होगी, लोग लेंगे भी नहीं, कल को नया मॉडल आ जाएगा, पुराना मॉडल वेस्ट चला जाएगा। तो ये चेक करता है कि भैया कितना आप सामान अपनी दुकान के अंदर रखोगे ताकि आपका उतना पैसा ब्लॉक हो। तो इन्वेंट्री ज्यादा रखोगे तो फायदा भी है उसका, अगर दुकान के अंदर माल भरा हुआ है तो कस्टमर ज्यादा आएंगे, सेल ज्यादा अच्छे से होगी। बट ज्यादा माल भरने के लिए आपका पैसा भी तो ब्लॉक हो जाएगा। तो आपको चेक करना है कि यार मेरा 50 लाख फंस तो जाएगा माल रखने में, लेकिन ग्राहक कितने ज्यादा आएंगे और उनको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट दिखेगा तो वो ज्यादा बिकेगा, दिखता है तो बिकता है, तो सेल्स कितनी बढ़ेगी। तो 50 लाख ब्लॉक करने का खर्चा, सेल्स जो बढ़ेगी उसका फायदा, उसको आपने कंपेयर करना है। तो ये चारों चीजें हैं कि आप जो भी पॉइंट्स कर रहे हो ना, ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री, उसको कंपेयर करना है। हमारा लास्ट मिक्स, प्रमोशन मिक्स। हमने प्लेस पढ़ लिया, प्राइस पढ़ लिया, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, नाउ प्रमोशन मिक्स। इट रेफर्स टू ऑल द डिसीजन
रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रमोशन मतलब प्रचार करना, प्रमोट करना कि देखो देखो हमारी मूवी आ गई। जैसे क्लास एक्टर एक्ट्रेस अलग अलग थिएटर में जाके प्रमोट करते हैं मूवीज को। और अभी अल्लू अर्जुन वाले केस में 4 दिसंबर को एक की डेथ भी हो गई थी क्लास, ठीक है, बहुत दुखद घटना थी वो। तो उसी तरीके से अलग अलग कपिल शर्मा के शो में जाते हैं, टीवी अलग अलग क्लास मैचेस के अंदर चले जाते हैं। आपने देखो हीरो हीरोइन अगर मैच के अंदर बैठे हुए हैं ना, समझ जाना कि यार इनका कोई मूवी आने वाला है। वो प्रमोशन टेक्निक है। तो प्रमोशन के अंदर डिसीजन क्या है कि कौन सा एडवर्टाइजिंग मीडिया यूज करेंगे, कौन सा प्रमोशन टेक्निक यूज करेंगे, पब्लिसिटी मेजर कौन सा यूज करेंगे, और लास्ट में हम प्रमोशन के अंदर ही पढ़ेंगे पब्लिक रिलेशन। ठीक है, देखो ये सब प्रमोशन होता है अलग अलग थिएटर में, शोज में, आईपीएल के अंदर आके ऐसे पैसे देते हैं, और इवन आईपीएल के अंदर आके मिलते भी हैं खिलाड़ियों से, आपकी अदालत पे लाते हैं, ये सब प्रमोशंस है। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमोशंस के अंदर, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशन। ये दीज आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। और किसी भी एलिमेंट से, इन चारों में से किसी एक से क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में। तो एडवर्टाइजिंग क्या है क्लास? इट कैन बी डिफाइंड एज द पेड फॉर्म। तो सबसे पहली चीज जो एडवर्टाइजिंग है वो पेड फॉर्म है। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, पर्सनली प्रेजेंट नहीं किया जाएगा, नॉन पर्सनल। टीवी पे ऐड आ रहा है, ये लोग प्रचार कर रहे हैं देखो सामान का, यहाँ पे तो थोड़ा सा कॉमेडी हो गई, चाइना गेट आउट बोला जा रहा है और चाइना के प्रोडक्ट यहाँ पे प्रचार किया जा रहा है, समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे जो भी प्रचार किया जाता है ना, ये किसी को पर्सनली नहीं बोला जाता, नॉन पर्सनल है। अब कोई अच्छे घने काले बालों का प्रचार कर रहा है, ऑयल का प्रचार कर रहा है, तो कोई गंजा भी उसको देख रहा होगा मे बी कि उसके बाल ही नहीं है, फिर भी वो उसको देख रहा है क्योंकि उसको पर्सनल टारगेट नहीं किया जा रहा है। ये नॉन पर्सनल है, सबके पास मैसेज जा रहा है ना, किसी को पर्सनली हम टारगेट नहीं कर रहे। एंड प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड्स, सर्विसेज बाय आइडेंटिफाई स्पॉन्सर। तो किसी एक स्पॉन्सर द्वारा, जो उसको स्पॉन्सर करता है, जो उसके पैसे देता है, कोई स्पॉन्सर बेसिकली कंपनीज होती हैं जो पैसे देती हैं, क्लास आप इनको पैसे देती हैं कि भी आप हमारे सामान का प्रचार करो। तो ये हो गया एडवर्टाइजिंग। फायदा क्या होता है एडवर्टाइजिंग का? बहुत फायदा है। जो ऐड आप देखते हो ना टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, किसी भी तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट हो गया, रोड पे होर्डिंग लगा के किसी भी तरीके से कर सकते हो। फायदा क्या है? रीच। आमतौर पे जब आप चीजों को ऐड करते हो ना, तो चीजें बहुत दूर दूर तक चली जाती है। रेडियो टीवी पे जो प्रचार होता है ना, वो गाँव में, शहरों में, हर जगह, टीवी रेडियो पे या इंटरनेट पे, आजकल इंटरनेट भी है, आप वहां भी लिख सकते हो, इंटरनेट भी लिख सकते हो। तो इंटरनेट पे जो भी ऐड चल रहा है, यूट्यूब, फेसबुक है ना, इंस्टाग्राम के थ्रू, तो वो दुनिया आपके सामान को जान जाएगी, है ना, कि हाँ आपका प्रोडक्ट जो है वो आ रहा है, मिल रहा है। चॉइस, बहुत सारे चॉइस है, प्रिंट मीडिया, ऑडियो, वीडियो, विजुअल, अलग अलग तरीके, अलग अलग पैटर्न से एडवर्टाइजिंग की जाती है। तो बहुत वाइडर रीच है, चॉइस अलग अलग है। लेजिटिमेसी, जिस चीज का ऐड आ रहा है, कस्टमर ने अगर उसका ऐड देखा है तो कस्टमर को भरोसा रहता है। एडवर्टाइजिंग कैन बी यूज एज अ प्रूफ एंड अ पब्लिक बिलीव द कंपनी विल नॉट गिव फॉल्स इन्फॉर्मेशन ऑन टीवी। कंपनी टीवी पे अपने प्रोडक्ट का गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। टीवी पे बोला है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसमें इतना विटामिन है, इस प्रोडक्ट में इतना वो है, अच्छा है, सबसे सेल इतना हो रहा है, तो लोग सच मानने लग जाते हैं। इकोनॉमी, एडवर्टाइजमेंट ना एक तरीके से इकोनॉमिकल लगता है। इकोनॉमिकल इन द सेंस कि एडवर्टाइजमेंट जो है इकोनॉमिकल इसलिए लगता है क्योंकि जब सामान का एडवर्टाइजमेंट होगा तो लाखों करोड़ों लोग उस सामान को खरीदेंगे, तो हमारी सेल्स बढ़ेगी। अगर हमारी सेल्स बढ़ेगी ना, तो अगर हम सबसे 1-1 रुपए भी चार्ज कर रहे हैं और 2 करोड़ ग्राहकों ने खरीदा है, 1 रुपए का मुनाफा भी अगर हमको हो रहा है तो 2 करोड़ का मुनाफा हो गया, तो ये सस्ता पड़ता है। अगर आप देखोगे पर्सनल सेलिंग में खर्चा ज़्यादा आता है। एडवर्टाइजिंग में भले ही टीवी पे हमसे 50 लाख रुपए ले रहा है एक ऐड दिखाने का, बट वो 50 लाख रुपए से वो समझ लो 1 करोड़ लोग उसको देख लेंगे। तो हर एक इंसान पे 25 पैसे 50 पैसे खर्च किया आपने उसको, ये आपका ऐड दिखाने में, तो ये सस्ता पड़ता है। इकोनॉमी इनहेंस द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। टीवी पे जितने एड्स आते हैं, रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे जो एड्स आते हैं, सोशल मीडिया पे जितने भी एड्स आते हैं, तो कस्टमर को भरोसा हो जाता है, एक तरीके से सेटिस्फाई रहता है। तो जहाँ पे स्पॉन्सर्स जो क्लेम करता है ना, उसके लिए क्लास इंसान सेटिस्फाई रहता है कि हाँ ठीक है, टीवी पे बोला है, ये चीज़ बोला है तो अच्छा होगा। सेल्स प्रमोशन एक ऐसी टेक्निक जिससे क्विकली, अगर क्लास ध्यान रखना, इट रेफर्स टू ऑल द प्रमोशन टेक्निक विच इंड्यूस द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। अगर आपको क्विकली सेल्स को बढ़ाना है, फटाफट फटाफट सेल्स को बढ़ाना है, तो ये सेल्स प्रमोशन टेक्निक यूज करते हैं। मॉल पे, मॉल में आमतौर पे क्लास ये यूज की जाती है कि कोई प्राइस ले लो, है ना, बाय 2 गेट 1 फ्री ले लो, या आज इतने खरीदने पे इतना ऑफ है, 5,000 की शॉपिंग पे 1,000 रुपए का कूपन मिलेगा। ये सब सेल्स प्रमोशन है और इसकी बहुत सारी टेक्निक होती हैं। बट हाँ, सेल प्रमोशन टेक्निक हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो मैं अभी आपको वो चीज नहीं कराऊंगा। ओके, नेक्स्ट है पर्सनल सेलिंग।
ये एक इंश्योरेंस करने वाला बंदा पर्सनली इनके पास आ रहा है, ये बूढ़े लोग हैं, इनके बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए इनको क्लास कुछ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगा। दिस इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। आपके घर पे बहुत सारे ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग कभी ना कभी आए होंगे कि आप मीटिंग में चलो, आप ये प्रोडक्ट की सेल करो, या कोई इंश्योरेंस वाले, कोई क्लास पॉलिसी वाले, वो सब आपका पर्सनल सेलिंग है। पर्सनल सेलिंग मींस सेलिंग पर्सनली। दिस इन्वॉल्व फेस टू फेस। अब एडवर्टाइजिंग में ऐसा नहीं था, वो नॉन पर्सनल था, ये पर्सनल है। फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा आपसे, वो बातचीत की जाएगी एक दूसरे से, वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट समझाएंगे, आप बेहतर उनकी रिक्वायरमेंट समझ पाओगे, आप उनको बेहतर कन्विंस कर पाओगे, ट्रस्ट ज्यादा रहता है ना, और फीडबैक भी ले पाओगे। अगर सेल नहीं हुई तो भी क्यों नहीं हो रही सेल। और हम लोग टीवी पे ऐड देखते हैं, जैसे ऐड आता है हम स्किप कर देते हैं। यूट्यूब पे भी ऐड आता है, जैसे कोई ऐड आएगा आप तुरंत क्या करोगे, उसको स्किप कर दोगे, ऐड देखोगे थोड़ी। लेकिन पर्सनली घर पे आके कोई आप प्रचार करने लगे तो आपको सुनना पड़ेगा वहां पे, है ना। doesn't mean getting the prospectus to desire what seller want to, but the concept of person selling is also based on customer satisfaction। तो कस्टमर के इनके बीच में एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा सेटिस्फेक्शन इसको मिलता है, और इनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, अगला है फीचर्स। तो पहला है पर्सनल इंटरेक्शन। पर्सनल सेलिंग के अंदर सबसे पहला फीचर तो यही है कि पर्सनली आपसे इंटरेक्ट किया जाएगा, तो डील क्लोज होने के चांस ज्यादा होंगे। टू वे कम्युनिकेशन, क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछ सकते हो, टीवी पे ऐड आता है थोड़ी, आप कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछ सकते हो उनसे, आपके डाउट्स वो सॉल्व करेगा ना, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सॉल्व करेगा जो भी सेलर होगा वो। अगला है बेटर रेस्पॉन्स। टीवी पे तो आप हटा ही देते हो, स्किप कर देते हो, दूसरे चैनल पे शिफ्ट कर जाते हो। ऑनलाइन में अगर कोई आप देख रहे हो उसको स्किप कर देते हो वीडियो को। लेकिन यहाँ पे नहीं, घर पे कोई आता है तो आपको रेस्पॉन्स अच्छा मिला। 100 लोगों के घर अगर आप जाते हो मान लो महीने भर में, तो 100 में से 70 लोग तो हाँ बोलेंगे आपके डील को, यानी कि एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स यहाँ मिलेगा। When seller is personally explaining the utility of product to the customer, then customer doesn't pay attention and listen to the information। ठीक है, अब आप फोन पे कोई कॉल आता है, आपको बोलते हैं ये चीज बेच रहे हैं, तो आप तुरंत फोन काट देते हो, उल्टा सीधा ही बोल देते हो कई बार, पर घर पे आएगा तो रेस्पॉन्स आपको अच्छा मिलेगा। Relationship, when the seller and buyer come together, this may improve, not always but may का मतलब हो भी सकता है नहीं भी, it may improve the relation between the customer and seller। salesperson normally make friendly relation with the customer। सामान बेचना है, चिपकाना है उसको, तो भाई सीधी सी बात है वो अच्छे रिलेशनशिप तो बनाएगा ही। better convincing, obviously क्लास पर्सनल सेलिंग में कन्विंसिंग पावर ज्यादा होती है। पर्सनल सेलिंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रमोशन। Which is the most effective form of promotion? टिक मार्क में आएगा, सीयूईटी में, 12th में, तो पर्सनल सेलिंग। Because with this, the salesperson can convince the buyer by demonstrating the use of product। आपके घर पे प्रोडक्ट लेके आएगा, आपको डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, समझाएगा प्रोडक्ट के बारे में, है ना, और कोई चेंजेस अगर चाहिए तो वो चेंजेस भी आपके लिए करके देगा, तो पर्सनली आपको बेचेगा सामान वो, तो बेटर कन्विंसिंग पावर होती है उसके अंदर। सो ये सारे के सारे थे फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग का डिफरेंस। फॉर्म की बात करें ये इम्पर्सनल है, जो एडवर्टाइजिंग है ना वो इम्पर्सनल है, जबकि पर्सनल सेलिंग क्या है क्लास, आपका पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। एडवर्टाइजिंग लेस फ्लेक्सिबल है, जो मैसेज बोल रहा है टीवी पे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, वो चेंज नहीं हो सकता। तुम्हारे घर पे आके कोई सेल्समैन बेच रहा है तो वो मैसेज को आपके अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। ये करोड़ों लोगों तक एक साथ पहुंचता है। यहाँ पे क्लास आप लिमिटेड नंबर तक पहुंच सकते हो। अब पर्सनली कितने ही घर जाओगे आप। कॉस्ट की बात करें, पर पर्सन कॉस्ट इज लेस। टीवी पे खर्च हुए 5 करोड़, लेकिन उसे 5 करोड़ लोगों ने देखा तो हर एक इंसान पे 1 रुपए खर्च हुआ। लेकिन यहाँ पे एक इंसान एक दूसरे इंसान के घर जा रहा है ना, तो जो कॉस्ट पर पर्सन है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप बहुत लिमिटेड लोगों के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कवरेज, एडवर्टाइजिंग मार्केट को बहुत कम समय में कवर कर लेता है, जबकि पर्सनल सेलिंग मार्केट को बहुत लंबे समय में कवर करता है। यूज ऑफ मास मीडिया, मेक यूज ऑफ मास मीडिया, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर के थ्रू इसमें किया जाता है। इसके अंदर तो पर्सनल सेलिंग है तो इंसान पर्सनली जाता है, तो यहाँ पे कोई और मीडिया का यूज नहीं होता, कोई और माध्यम नहीं है, इंसान खुद माध्यम है। यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं मिलता क्लास। आप पर्सनल सेलिंग में इंसान घर जाता है तो फीडबैक ले लेगा कि भाई क्यों नहीं ले रहे प्रोडक्ट को, क्या इंप्रूव करना है प्रोडक्ट में। ये ज्यादातर यूज होता है कस्टमाइज कस्टमर प्रोडक्ट के लिए। जो एडवर्टाइजिंग है ना, तो जो कस्टमर का प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, या फिर जो ये हो गया क्या नाम है, ग्रोसरीज वगैरह हो गया ना, जो जनरल प्रोडक्ट है उसके लिए होता है। लेकिन ये है कस्टमाइज प्रोडक्ट के लिए, जो आप अपने लिए बना रहे हो, स्पेशली आपके लिए बन रहा है ना, स्पेशल आप ही के लिए अलग से बनेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, वेबसाइट हो गया, तो ये आप ही के लिए बनेगा स्पेशली। तो इसके लिए पर्सनल सेलिंग जो है बेहतर होता है, आपके पास आके ही आपको सेल की जाएगी।
अगला है पब्लिक रिलेशन। सिंपल सी बात, मैं तुमको लाइफ एक लेसन देता हूं। आप कल को कोई भी बिजनेस करो ना, सबसे अच्छे रिलेशन बना के चलो। बिजनेसमैन वही सक्सेसफुल होगा जो हर किसी से अच्छे रिलेशन बना के चले। पब्लिक का मतलब यहाँ पे कस्टमर नहीं है। आपकी गलती क्या होती है, आप कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन बनाते हो। मेरी दुकान है, मेरी दुकान में एक बंदा आया, चार सामान देखा, खोला, खाली किया, नहीं लिया, तो मैं उसको इंसल्ट नहीं करूंगा, भाई तू नहीं ले पाएगा, जा आगे बढ़, आगे और कोई दुकान देख, जब पैसे नहीं है तो क्यों आ जाते हो लेने। ये सब गलत काम है। आप ये कस्टमर को कभी ना बोलो। कस्टमर को बोलो कोई बात नहीं, मैं और इम्प्रूव करूंगा, अच्छा सामान लेके आऊंगा, अगली बार आप आइएगा, मैं आपको डेफिनेटली अच्छा सामान अच्छे रेट पे आपको ऑफर करूंगा। तो इससे आपका और उसका एक अच्छा रिलेशन बनेगा। कल को वो आए ना आए, लेकिन वो आपकी तारीफ जरूर करेगा और दूसरों से बोलेगा भैया इससे सामान ले लेना, ये अच्छा दुकानदार है। लेकिन आप उसे इंसल्ट करके भगाओगे ना, तो आपका गलत फीडबैक देगा और उसे, वो औरों को बोलेगा भाई यहाँ मत जाना। तो रिलेशन सबसे अच्छे बना के चलो, मन में चाहे जो सही, लेकिन बिजनेस में सबसे अच्छे संबंध बना के चलो। फेस पे स्माइल देके अच्छे से सबको क्लास, सबका रिगार्ड करो, अच्छे से सबकी बात रखो। यहाँ पे कस्टमर का, यहाँ पे जो रिलेशन बनाना है वो ओनली कस्टमर से नहीं बनाना, होलसेलर, रिटेलर, है ना, और कॉम्पिटिटर से भी बनाना है, हर किसी से, एनीवन, सबसे अच्छे संबंध बना के चलो। इट मीन्स मेंटेनिंग द रिलेशन विद पब्लिक। बाय मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशन कंपनी कैन क्रिएट गुडविल। इसको हम लोग फिफ्थ पी बोलते हैं, है ना, बताया था ना, फिफ्थ पी पब्लिक रिलेशन। इट मीन्स मेंटेनिंग द रिलेशन विद पब्लिक। हियर पब्लिक मीन्स नॉट ओनली कस्टमर, it includes all the customer, employees and other people in the world. Example, without satisfying your employee, supplier, retailer, broker, you can't increase the sales volume. मैं एमडीएच मसाले बेचता हूँ, ठीक है, तुम एक रिटेलर हो। अब एमडीएच वाला आपको अच्छे से खुश करके रख रहा है, आपको अच्छा कमीशन दे रहा है, आपको दिवाली पे गिफ्ट्स भिजवाता है, आपको रिवॉर्ड देता है, अलग अलग जगह घूमने का मौका देता है। और एक एवरेस्ट वाला है, वो ऐसा नहीं करता, वो सिर्फ सामान छोड़ जाता है आपके पास। तो आप ग्राहक को कौन सा प्रोडक्ट रेकमेंड करोगे? दिल से आप बोलोगे एमडीएच का सामान ले ले, एमडीएच के मसाले ले ले। क्यों? क्योंकि ये आपके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखता है एमडीएच वाला। तो अगर आप अपने रिटेलर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाओगे ना, तो रिटेलर आपका ही प्रोडक्ट सबको ऑफर करेगा, बोलेगा भाई यही बिक रहा है। अब एमडीएच के जो कंपनी वाले थोड़ी ग्राहक से आके डील करते हैं, डील तो रिटेलर करता है। तो रिटेलर खुश तो ग्राहक से सेल बढ़वा देगा वो, है ना। दिस इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशन। तो बहुत सारे मेथड्स है पब्लिक रिलेशन को मेंटेन करने के लिए ही। नीता अंबानी क्लास ऑर्फनेज चलाती हैं, कैंसर हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, ये सब चलाया जाता है क्लास, ठीक है। जो ऑर्फनेज है चलाया जाता है, अलग अलग जगह मीटिंग में और बड़े बड़े लोग जो हैं वो बैठते हैं, अलग अलग स्कूल में, कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बैठते हैं, लेक्चर देते हैं, अलग अलग टीवी शोज में आते हैं, अलग अलग सोशल वर्क करते हुए दिखते हैं, अलग अलग जगह चैरिटीज करते हैं। क्यों करते हैं? क्या पड़ी है 1000 करोड़, 500 करोड़, इतने बड़े बड़े फिगर को चैरिटी करने की? क्योंकि पता है इससे क्लास एक अच्छे पब्लिक के बीच में मैसेज जाता है और आपका नाम फेमस होता है। कल को आप प्रोडक्ट खरीदोगे तो टाटा वाला प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा प्रेफर करोगे, सेल्स बढ़ेगी उनकी इनडायरेक्ट वे में। तो अगर आप चाहते हो कि पब्लिक के साथ अच्छा रिलेशनशिप बने, तो उसके लिए टूल्स क्या क्या है? न्यूज़। कुछ ऐसा अच्छा काम करो ताकि न्यूज़ में एक अच्छी कवरेज मिले, न्यूज़ में आपका नाम आए, उससे आपका और आपके बिजनेस का नाम बढ़ेगा। मुकेश अंबानी का रिलायंस के साथ नाम जुड़ा हुआ है, अदानी का अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ नाम जुड़ा हुआ है, टाटा का रतन टाटा जी का नाम जुड़ा हुआ था टाटा के साथ, ठीक है, अब तो उनकी देहांत हो गई, लेकिन उनका नाम जुड़ा होता। तो आप न्यूज़ में आओ अच्छे कामों में, बुरे कामों में नहीं, तो आपका गुडविल बढ़ेगा और क्लास एक अच्छा रिलेशन बनेगा जनता के साथ। अलग अलग जगह स्पीचेस दो। आप इतने बड़े आदमी, आप किसी कॉलेज कॉलेज में जाके या किसी क्लास ऑर्फनेज में जाके, किसी एनजीओ में जाके स्पीच देते हो ना, तो क्लास एक अच्छा मैसेज जाता है और क्लास गुडविल बनती है। अलग अलग इवेंट्स में आओ, अलग अलग इवेंट में, कोई अच्छा इवेंट हो रहा है, चैरिटी का इवेंट हो रहा है, आप वहाँ पे जाओ। रिटर्न मटेरियल, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन सब में क्लास आपका नाम आए, कुछ आप ऐसा अच्छा काम करो। और पब्लिक सर्विस एक्टिविटी में, डोनेशन, चैरिटी जैसी एक्टिविटी में इंगेज रहो। तो इससे लोगों के सामने एक अच्छा इमेज, ये स्कूल खोल रखा है इन्होंने, ऑर्फनेज खोल रखा है, क्यों खोल रखा है? ताकि अच्छा इमेज जाए, लोगों की हेल्प कर सके। एक सोसाइटल कॉज भी है, एक सोशल, एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है उनकी लीगली। और क्लास ये, इससे इनको शांति भी मिलती होगी, ऑब्वियसली अच्छा लगता होगा लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और इससे ब्रांड नेम भी पॉपुलर होता है। रिलायंस का नाम, रिलायंस को लोग तरक्की करेंगे और अच्छा ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे अगर ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो पब्लिक भी प्यार देती है इनको। सो दीज 5 आर द वे और मेथड और टूल्स फॉर द पब्लिक टू इनहेंस द पब्लिक रिलेशन। तो कभी भी किसी भी कंपनी की गुडविल को अगर सुधारनी हो, ये केस स्टडी में आता है, बता देता हूँ, गुडविल को सुधारनी हो, कंपनी का नाम अच्छा करना हो, इमेज अच्छा करना हो कंपनी का, तो पब्लिक रिलेशन के टूल को यूज किया जाता है।
बेटर रिलेशन के लिए, अपने खराब नाम को अच्छा बनाने के लिए, सुधारने के लिए। अभी अभी जैसे अदानी का नाम खराब हो गया है कि नहीं, बाहर की कोर्ट ने उनको उनके खिलाफ फैसला सुना दिया, तो ये लोग कुछ ऐसा काम करेंगे देश के अंदर, अच्छा डोनेशन चैरिटी वगैरह देना, पब्लिक में आना, अच्छे अच्छे काम करना, ताकि इनकी जो बैड इमेज है वो कन्वर्ट हो जाए गुड इमेज में। और वो किसके थ्रू कन्वर्ट होता है, याद रखना, केस स्टडी, पब्लिक रिलेशन के थ्रू। तो न्यूज हो गया, स्पीचेस हो गया, इवेंट हो गया, पब्लिक सर्विस एक्टिविटी हो गया, बिजनेसमैन इन्वॉल्व इन वेरियस सोशल एक्टिविटी, मैंने बता ही दिया आपको ये सारा। वुमेन वेलफेयर प्रोग्राम में, चैरिटी शोज में पार्टिसिपेट करते हैं, पेंटिंग ट्री है ना, सॉरी प्लांटिंग ट्री, या सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए। तो ये सब एक्टिविटी से क्या होता है, सेल्स बढ़ती है इनकी, नाम अच्छा होता है इनका, बैड इमेज गुड इमेज में कन्वर्ट हो जाती है। दैट्स इट। तो मैंने क्लास यहाँ पे 1 घंटा 10 मिनट के अराउंड लेकर पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करा दिया, मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से याद कर लो, कोई दिक्कत कोई डाउट हो मुझे कमेंट में बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी करना, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे बेसिक का पूरा सिलेबस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।